गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आपसे एक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम वैदिक एज यानी वैदिक काल की बात आगे बढ़ाएंगे। जहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। तो पिछली क्लास में हमने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन या जानकारी के स्रोत पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो ये ऋग वैदिक एज है या ऋग वैदिक काल है, इसमें जो लोग निवास करते थे, जो आर्य निवास करते थे, उनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन या भौगोलिक विस्तार क्या था। यानी भौगोलिक विस्तार या जियोग्राफिकल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि ये समझना कि वे कहाँ पर निवास करते थे। वे भारत में निवास करते थे, पाकिस्तान में निवास करते थे, या अफगानिस्तान में निवास करते थे, या चाइना में निवास करते थे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन क्या था, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यानी अगर इसका टाइम पीरियड लिख लें तो आपको मैंने पिछली वीडियो में लिखा था 1500 टू 1000 BC, और अगर हम इसकी बात करें तो 1000 से लेकर 600 BC। तो हम कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। पहले हम ऋग वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे और कंपैरिजन करके लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे किसका? ऋग वैदिक एज या काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऋग वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। और ऋग वैदिक एज में सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो ये होता है कि जो हमें इनके जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है। तो मैंने पहले बताया है कि ऋग वैदिक काल की जानकारी का सिर्फ एक सोर्स है। वो क्या है? वो है ऋग वेद। ऋग वेद से हमें आर्यों के जानकारी मिलती है, मतलब ऋग वैदिक आर्यों की जानकारी मिलती है। किससे? ऋग वेद से। अब ऋग वेद में इनके हैबिटेट या निवास के बारे में क्या लिखा है? इनके हैबिटेट के बारे में लिखा हुआ है कि ये लोग किस में निवास करते थे? ये लोग निवास करते थे शप्त सैंधो रीजन में निवास करते थे। अब सप्त सैंधो रीजन का मतलब अगर हिंदी में हम लिखें तो हिंदी में भी इसको सप्त सैंधो क्षेत्र कहते हैं। सप्त सैंधो क्षेत्र कहते हैं। अब समस्या ये हुई कि ये सप्त सैंधो क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? तो सप्त सैंधो क्षेत्र का मतलब होता है रीजन ऑफ 7 रिवर्स। रीजन ऑफ 7 रिवर्स। अब हम उन 7 नदियों की पहचान करेंगे जिसके आसपास, जिसके तटों पर आर्यों का निवास था, या ऋग वैदिक एज के जो आर्य थे, ऋग वैदिक कालीन आर्य थे, उनका निवास था। तो इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। जो पहला तरीका होता है वो आप किसी बुक से या कहीं से भी किसी भी कंटेंट से रट लीजिए। दूसरा जो सबसे आसान तरीका है, जो एक बार अगर आप समझ लिए, आपने समझ लिया तो शायद दोबारा आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, वो होता है कि मैपिंग के थ्रू समझना। तो मैं इस वीडियो में रटाऊंगा नहीं, मैं मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा कि मैप के थ्रू हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हमारा देश भारत। अगर हम भारत की बात करें, हम भारत की अगर बात करें तो ये हो गया अपना प्यारा भारत। ये हो गया अपना प्यारा भारत। ठीक है, और अब हमें वर्तमान पाकिस्तान और जो पहले हमारे ही भारत का हिस्सा था उसको बनाते हैं। ये हो गया पाकिस्तान। और ये अगर हम अफगानिस्तान को ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये हो गया अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से लगता हुआ एक देश है कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। यानी ये हो गया तुर्कमेनिस्तान जो मध्य एशिया या मिडिल एशिया का एक कंट्री है या देश है। ये हो गया आपका अफगानिस्तान। ये हो गया पाकिस्तान। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया अपना इंडिया। अब हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे
कि जो ऋग्वेद में सप्त सैंधो रीजन लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये रीजन ऑफ 7 रिवर्स या 7 नदियों का क्षेत्र है कौन सा? तो दरअसल मैंने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें नदियाँ बनाई थी, वो नदियाँ फिर से बनानी है। ये हो गई आपकी इंडस रिवर या सिंधु नदी, ये हो गई आपकी झेलम रिवर, ये हो गई आपकी चिनाब नदी या चिनाब रिवर, ये हो गई आपकी रावी रिवर, और ये हो गई आपकी रावी रिवर। ठीक है, उसके बाद ये आती है आपकी कौन सी? सतलज रिवर, और सतलज की एक सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी या व्यास रिवर। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रिवर हो गई? ये हो गई इंडस यानी सिंधु नदी। ये कौन सी हो गई? ये हो गई झेलम। ये हो गई कौन सी? चिनाब। ये हो गई आपकी रावी। ठीक है, और ये हो गई आपकी सतलज जो तिब्बत से आती है। उसके बाद ये जो नदी है पंजाब में जाकर सतलज से मिल जाती है, ये इस नदी का नाम है ब्यास नदी। ठीक है, तो ये कितनी नदी हो गई? ये हो गई 3, 4, 5, 6 नदियाँ हो गई। और एक नदी और हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाते हुए बताया था कि जहाँ पर एक साइड कालीबंगा स्थित थी, उस नदी का क्या नाम था? उस नदी का नाम था घग्गर। यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि मैप हम लोग वैसा नहीं ड्रॉ कर सकते जैसा कॉपी पेन लेकर ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये अगर मैं मान लेता हूँ घग्गर रिवर, तो ये हो गया। अब अगर हम क्या करें, ठीक है, ये हमने देखा, ये हमने पूरा सप्त सैंधो रीजन जिसकी बात की गई है ऋग्वेद में उसको ड्रॉ कर लिया। और ये 7 नदी कौन सी हैं? पहले इन 7 नदियों के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये 7वीं नदी कौन सी है? देखिए, पहली नदी इंडस, 1, दूसरी झेलम, 2, तीसरी चिनाब, ये हो गई 4थी रावी, 5वीं ब्यास, 6ठी सतलज, 7वीं सरस्वती या वर्तमान में इसका नाम है घग्गर। हम इसके जो प्रेजेंट नेम है वो सिर्फ लिख रहे हैं, पास्ट नेम हम जो प्राचीन नाम थे वो बाद में पढ़ेंगे अभी। ये हो गई घग्गर रिवर या हाकरा भी बोलते हैं, घग्गर हाकरा रिवर पूरा नाम है इसका, घग्गर हाकरा रिवर। ठीक है, ये घग्गर हाकरा रिवर हो गई। अब जो आर्यों के क्षेत्र की बात की गई है, यहाँ पर हमें 2 नदियाँ और बनानी पड़ेंगी। उत्तराखंड से ये निकलती है गंगा रिवर, ठीक है, और उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, जो इलाहाबाद में मिल जाती है। तो ये कौन सी हो गई रिवर? ये हो गई गंगा, और इसकी जो सहायक नदी है ये हो गई यमुना। तो ये हमने पूरा मैप ड्रॉ कर लिया है। और अब हम देखते हैं आर्यों का निवास स्थान या हैबिटेट ऑफ आर्यंस। तो हम अगर बात करें आर्यों के निवास स्थान की, तो आर्यों का निवास स्थान को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम समझेंगे आर्यों का निवास स्थान जो था वो कुछ इस प्रकार का था। एकदम करेक्ट तो नहीं ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन ये समझने का प्रयास किया जा सकता है कि इनका जो निवास था वो कैसा था। इनका निवास तो हमें ये पता चल रहा है। अब हम इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। जो ये क्षेत्र था इसमें आर्यों का निवास था, और अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि बाउंड्री कौन कौन सी थी। तो हम अगर इसकी बाउंड्री की बात करें, तो बाउंड्री की अगर हम बात कर दें तो हम देखते हैं इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री थी ये थी तुर्कमेनिस्तान मिडिल एशिया या मध्य एशिया की कंट्री है। उसके बाद अगर हम इसकी वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो वेस्टर्न बाउंड्री इसकी थी अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में। अगर हम इसकी साउदर्न बाउंड्री की बात करें तो ये जो साउदर्न बाउंड्री है इसकी, साउदर्न बाउंड्री की बात करें तो साउदर्न बाउंड्री थी गंगा एंड यमुना। ठीक है, साउदर्न बाउंड्री थी गंगा यमुना। उसके बाद अगर हम इसकी ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है, यानी ईस्टर्न बाउंड्री इसकी हिमालय थी, हिमालय या हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसकी जो उत्तरी सीमा है वो तुर्कमेनिस्तान थी, इनकी जो पश्चिमी सीमा है वो अफगानिस्तान थी, इनकी जो पूर्वी सीमा है वो हिमालय थी, इनकी जो दक्षिणी सीमा है वो गंगा यमुना थी।
किसी किसी बुक में आपको अरावली मिलेगा। तो ये हमने समझा कि आर्यों का मूलतः निवास कहाँ था। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमें नदियों के किनारे लगभग आर्य बसे हुए थे, आसपास उनके बसे हुए थे, और इनका निवास स्थान कहाँ था, ये हमने उनकी सीमा समझ ली। अब हम इनका देख लेते हैं एक पॉइंट कि एक्सपेंशन क्या था उनका, कौन कौन से रीजन में एक्सपेंशन जो इनका था। तो इनके एक्सपेंशन को हम 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। इनका एक्सपेंशन कहाँ था, इनका एक्सपेंशन देखिए अफगानिस्तान के बड़े क्षेत्र में है, तो हमने कहा कि इनका एक्सपेंशन कहाँ था, अफगानिस्तान में था, पहली बात हो गई। दूसरा हम देखते हैं कि इस पंजाब क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र केवल भारत में नहीं है बल्कि आज़ादी के पहले या विभाजन के पहले पंजाब जो था वो बड़ा क्षेत्र था जो पाकिस्तान में भी और भारत में है। तो जो पाकिस्तान और भारत को मिलाकर पंजाब क्षेत्र था उसमें भी आर्यों का एक्सपेंशन था, ठीक है। उसके बाद जो एक और चीज़ है कि आर्यों का इसमें हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि यमुना तक या गंगा तक, यमुना और गंगा के करीब तक इनका एक्सपेंशन है। तो हम देखते हैं कि इनका एक्सपेंशन है वेस्टर्न या वेस्टर्न, इसको पश्चिमी या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो हम इनका देखते हैं कि इनका विस्तार कहाँ था, इनका विस्तार अफगानिस्तान, फिर पंजाब रीजन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। और जो एक सेकेंड पॉइंट हम दे सकते हैं क्या, कि इनकी बॉर्डर या बाउंड्री क्या थी। तो बॉर्डर और बाउंड्री हमने खुद देख लिया कि नॉर्दर्न बाउंड्री इनकी तुर्कमेनिस्तान थी, वेस्टर्न अफगानिस्तान थी, ईस्टर्न हिमालय थी, और साउदर्न गंगा यमुना, और किसी किसी बुक्स में अरावली मिल जाएगा आपको। ये हमने समझ लिया। अब हम देखिए कहीं भी लोग निवास करते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, लेकिन कोई ऐसा एक क्षेत्र होता है जहां पर बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं, उस सभ्यता का सेंटर होता है। तो हम देखें कि अगर हम देखें कि जो ऋग वैदिक एज था, इस सिविलाइजेशन की सेंटर क्या था, यानी इस सिविलाइजेशन या इस सभ्यता का सेंटर क्या था, केंद्र क्या था। तो केंद्र के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है तो पता चलता है, क्या पता चलता है कि इस सभ्यता का जो केंद्र था वो केंद्र क्या था, सतलज रिवर। ये हो गई सतलज रिवर से यमुना नदी के बीच, यानी ये हो गई सतलज नदी से यमुना नदी के बीच इस सभ्यता का केंद्र था। यानी हम लिख सकते हैं सतलज टू यमुना, सतलज से लेकर यमुना नदी के बीच तक इस सभ्यता का केंद्र था। और इस क्षेत्र को, यानी सतलज से लेकर यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था, इसे हम इसीलिए कहते हैं, चूंकि ये केंद्र था इसलिए हम कहते हैं ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभ्यता का केंद्र था। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें इनके भौगोलिक विस्तार या जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इनका अगर हम बॉर्डर की बात करें, इनकी सीमा या बाउंड्री क्या थी, तो नॉर्दर्न तुर्कमेनिस्तान, वेस्टर्न अफगानिस्तान, ईस्टर्न हिमालय और साउदर्न गंगा यमुना थी। उसके बाद अगर हम क्षेत्र के आधार पर एक्सपेंशन देखें, रीजन के आधार पर, तो हम देखते हैं इनका जो व्यापक तौर पर विस्तार था वो अफगानिस्तान में था, पंजाब रीजन में था, उसके बाद वेस्टर्न यूपी में था। उसके बाद हम देखें इस सिविलाइजेशन का सेंटर क्या था, तो इस सिविलाइजेशन का सेंटर कहां से कहां तक था, सतलज से लेकर यमुना तक था। चूंकि ये सेंटर था इसीलिए हम इसे ब्रह्मवर्त बोलते हैं, ठीक है। अब एक जो इसमें आगे एक चीज देखनी है कि जो इस सप्त सिंधु क्षेत्र यानी 7 नदियों के क्षेत्र की बात की गई है, तो 7 नदियां तो हमने ड्रॉ कर ली हैं ये सारी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये उठती है कि जो वर्तमान में 7 नदियों के नाम हैं ये तब नहीं थे, तब इनके नाम अलग अलग थे, यानी कुछ प्राचीन नाम थे। चलिए उनकी नाम की बात करते हैं। इन 7 नदियों की अगर हम बात करें तो हमने पहली नदी की बात की इंडस, इंडस का नाम सेम था, सिंधु नदी। दूसरी अगर हम बात करें किसकी, झेलम, झेलम। तीसरी हम बात करें चिनाब। चौथी हम बात करें रावी। पांचवी हम बात करें ब्यास। छठी हम बात करें क्या, ब्यास हो गई, ब्यास के बाद कौन सी होगी, सतलज, सतलज। उसके बाद अगर हम बात करें सतलज के बाद, मैंने ये वाली एक ड्रॉ की है घाघरा, या घाघरा, प्रेजेंट में घाघरा लिख देते हैं, या सॉरी घाघरा नहीं घग्गर, घग्गर नदी, ठीक है। अब कितनी नदी हो गई, 7 नदी हो गई। तो इसके प्राचीन नाम देख लेते हैं। अगर हम सिंधु की बात करें तो इसका यही नाम था। झेलम की बात करें तो झेलम का नाम था वितास्ता, वितास्ता, या हिंदी में लिखें तो वितास्ता, ठीक। उसके बाद अगर हम चिनाब की बात करें तो चिनाब को बोला जाता था अश्किनी, अश्किनी, यानी हिंदी में
अश्किनी। ठीक है, उसके बाद अगर हम रावी की बात करें कि रावी नदी का नाम क्या था, तो रावी नदी के अगर हम नाम की बात करें तो रावी नदी का नाम था परुष्णी। हिंदी में भी इसको परुष्णी बोलते हैं, यानी रावी नदी का नाम क्या था, रावी नदी का नाम था परुष्णी। इसी तरह अगर हम व्यास नदी का बात करें तो व्यास नदी को बोलते थे विपाशा, या हिंदी में लिखें तो विपाशा। उसके बाद अगर हम बात करें सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका नाम था सुतुद्री, यानी हिंदी में लिखें तो शुतुद्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं शतुद्री। उसके बाद घग्गर नदी को बोलते थे सरस्वती नदी, सरस्वती नदी यानी सरस्वती रिवर। तो ये हमने देख लिया जो इंडस वैदिक एज की जो नदियां थी उनके प्राचीन नाम क्या थे। जो प्रेजेंट में नदियों के नाम है, इनके नाम प्राचीन काल में कुछ दूसरे थे। वैदिक काल में झेलम को वितास्ता बोलते थे, चिनाब को अश्किनी बोलते थे, रावी को परुष्णी बोलते थे, व्यास को विपाशा बोलते थे, सतलज को सतुद्री बोलते थे और घग्गर को सरस्वती बोलते थे। अब ये तो हमने देख लिया ऋग वैदिक एज का जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ेगा तो सीधी सी बात है लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो अब हम किसका एक्सपेंशन देखेंगे, अब हम देखेंगे लेटर वैदिक एज का एक्सपेंशन, यानी उत्तर वैदिक काल का एक्सपेंशन है, भौगोलिक विस्तार कि इनका भौगोलिक विस्तार क्या था। तो ये हमने पूरा ऋग वैदिक एज का देखा। चलिए बात करते हैं किसकी, बात हम करेंगे लेटर वैदिक एज के जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की या भौगोलिक विस्तार की। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की, यानी अगर हम बात करें लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल के, और ये समय कौन सा था, ये था 1000 टू 600 BC, 1000 टू 600 BC। ठीक है, 1000 टू 600 BC। और इसमें भी पहला क्वेश्चन सेम उठ जाता है कि हमें जो इस काल की सभ्यता की जानकारी है, इनका भौगोलिक विस्तार जो हम इसमें पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो हमने ये बात की थी कि ऋग वैदिक काल को समझने के लिए सिर्फ ऋग्वेद उपलब्ध है, लेकिन लेटर वैदिक को समझने के लिए काफ़ी सारा लिटरेचर उपलब्ध है। तो लिटरेचर जो इनका है उसी से हमें जानकारी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात हो गई, क्या हो गई कि इनका हैबिटेट जो हमने पढ़ा था, इस लिटरेचर से क्या जानकारी मिलती है कि ये कहाँ निवास करते थे। तो फिर से अगर हम एक इंडिया का मैप ड्रॉ करें, अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, यानी ये इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि हमने जो कुछ पढ़ा था, ठीक है, अब इस काल में क्या होगा कि ये जो आर्य थे, हमने पिछली बार देखा था कि यहाँ से निकलती थी गंगा और इसकी एक सहायक नदी थी, यहाँ से निकल गंगा जाती थी, ठीक है, और गंगा की एक सहायक नदी थी यमुना। ठीक है, और हमने देखा था, अगर हम थोड़ा सा पूरा ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा समझ में आएगा, पाकिस्तान ये हो गया और ये हो गया अफ़गानिस्तान, ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये अपना प्यारा इंडिया। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो पहले हमने जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात की थी वो एक्सपेंशन कुछ ऐसा था। ठीक है, ये कुछ ऐसा था कि इस रीजन में था, यानी किस रीजन में था, अफ़गानिस्तान, पंजाब, ठीक है, और वेस्टर्न यूपी, यानी गंगा यमुना तक लगभग था ऐसा। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या होता है कि जो आर्य थे, जो पता चलता है हमें इसके लिटरेचर से, आर्य क्या होता है, गंगा वैली की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी गंगा वैली को हिंदी में क्या बोलेंगे, गंगा घाटी की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी अगर हम कहें कि आर्य गंगा घाटी की ओर बढ़ गए, यानी हमने देखा कि यहाँ तक ये सिर्फ यमुना और गंगा तक थे, ठीक है, इनकी दक्षिणी सीमा थी, हमने पिछली बार पढ़ा था। लेकिन अब क्या होता है कि इनका जो विस्तार हुआ वो पूरा गंगा घाटी को ये कवर कर गए, यानी इनका जो विस्तार हुआ वो गंगा घाटी तक हो गया पूरा। तो ये हमने क्या देखा कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार
गंगा घाटी तक हो गया था, जो पहले यहाँ तक था पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, अब पूरी गंगा घाटी कवर हो गया था। तो ये हमको क्या पता चला कि उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे उनका विस्तार, लेटर वैदिक एज के जो आर्य थे उनका विस्तार कहाँ तक, उनका एक्सपेंशन हो गया था, पूरी गंगा वैली को उन्होंने कवर कर दिया था। दूसरी बात, अगर हम एक और इंपॉर्टेंट बात की बात करें कि इनका एक्सपेंशन, अब हम देखते हैं सबसे पहले एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, एक्सपेंशन की अगर हम बात करें यानी भौगोलिक विस्तार की हम बात करें, तो हम क्या देखते हैं कि जो इस काल का लिटरेचर हमें मिलता है, यानी लेटर वैदिक एज का जो लिटरेचर मिलता है, लेटर वैदिक एज का जो हमें लिटरेचर मिलता है, उस लिटरेचर में 3 इंपॉर्टेंट मेंशन हमें मिलते हैं। पहला मेंशन क्या हो गया, पहला मेंशन हमको हो गया हिमालय, पहला मेंशन हमको हो गया हिमालय। दूसरे अगर हम मेंशन की बात करें तो दूसरा मेंशन हो गया विंध्य माउंटेन, यानी विंध्य पर्वत, विंध्य माउंटेन या विंध्य पर्वत। और तीसरे अगर हम मेंशन की बात करें तो इसमें हमको मिलता है इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर। तो ये अंदाजा लगाया गया, चूंकि जो उत्तर वैदिक कालीन या लेटर वैदिक एज के जितना भी लिटरेचर था उसमें इन 3 इंपॉर्टेंट बातों का मेंशन किया गया, 3 इंपॉर्टेंट साइट्स का मेंशन किया गया, जिसमें हिमालय का मेंशन है, विंध्य माउंटेन का मेंशन है और इंडियन ओशियन का मेंशन है। तो ऐसा अंदाजा लगाया कि आर्य थे, उन्होंने अपना भौगोलिक विस्तार किया होगा, तभी वो इन जगहों के बारे में जान पाए होंगे। और इसी आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि जो आर्य पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश या वेस्टर्न यूपी तक जिनका भौगोलिक विस्तार था, यहाँ तक जिनका भौगोलिक विस्तार था, उन्होंने उत्तर वैदिक काल में विस्तार कहाँ से कहाँ तक कर दिया, उत्तर वैदिक काल में उन्होंने यहाँ से लेकर पूरा गंगा घाटी को कवर कर दिया था। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो बाउंड्री की बात कर लेते हैं आर्यों की। अगर हम बात करें आर्यों की बाउंड्री की, तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बाउंड्री या सीमा या बॉर्डर, जो भी आप समझिए। अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने पीछे अभी ऋग वैदिक एज के जो जियोग्राफिकल या भौगोलिक विस्तार था उसमें समझा था कि इनकी साउथ बाउंड्री या दक्षिणी सीमा कौन सी थी, गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना थी, यानी गंगा और यमुना नदी थी। लेकिन क्या हुआ कि लेटर वैदिक एज में क्या हो गया, जो ये गंगा यमुना वाला रीजन है इसी को कहा क्या जाने लगा, हमने ऋग वैदिक एज में पढ़ा कि इनकी जो दक्षिणी सीमा थी वो कौन सी थी, गंगा यमुना थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इसी दक्षिणी सीमा को मध्य देश कहा जाने लगा, यानी मिडिल कंट्री या मध्य देश या मध्य देश कहा जाने लगा। तो इससे ये पता चला कि जो दक्षिणी सीमा थी ये वाली, अगर इसको मध्य देश कहने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व में भी विस्तार हुआ होगा और थोड़ा दक्षिण में विस्तार हुआ होगा। तो ये हमें इंपॉर्टेंट बाउंड्री के बारे में पता चलता है कि ऋग वैदिक एज में गंगा और यमुना दक्षिणी सीमा थी, उत्तर वैदिक एज में इसी गंगा यमुना को, इस एरिया को मध्य देश के रूप में जाना जाने लगा, जिससे पता चलता है कि इसका मतलब उन्होंने पूर्व और दक्षिण में थोड़ा थोड़ा विस्तार किया होगा, तभी ये जो दक्षिणी सीमा थी वो मध्य सीमा बन गई या किसी भी देश का मध्य भाग बन गया। वो कब बनेगा, जब आप विस्तार करेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा, लेटर वैदिक एज में आर्यों का जो भी एक्सपेंशन था, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया लेटर वैदिक एज का एक्सपेंशन। तो हमने आज क्या देखा, हमने पहला देखा कि ऋग वैदिक एज में आर्यों का एक्सपेंशन क्या था, जो उनकी वेस्टर्न सीमा थी या साउदर्न सीमा थी वो गंगा यमुना तक थी। ठीक है, साउदर्न सीमा गंगा यमुना तक थी। लेकिन अगर हम ऋग वैदिक एज के जो आर्यंस थे उनकी सीमा कहाँ थी, जो उनकी साउथ सीमा थी गंगा यमुना तक थी। लेकिन अगर हम लेटर वैदिक एज के आर्यंस की बाउंड्री देखें तो हम देखते हैं कि ये गंगा घाटी को पूरा कवर कर लेते हैं या गंगा वैली को कवर कर लेते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि दोनों काल के आर्य थे, यानी दोनों समयखंड या कालखंड के आर्य थे, उनके विस्तार को हमने अलग अलग समझा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।